हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा आंसर राइटिंग का टॉपिक है इंडिया एंड G20। तो हमें ये देखना है कि आंसर लिखना कैसे है, क्या क्या चीज़ हमारे आंसर में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे आंसर में इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ G20। इसमें हमें ईयर ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, फॉर्मिंग मेंबर कंट्रीज़ लिखना है, करंट मेंबर्स लिखना है और इंडिया का मेंबरशिप लिखना है कि इंडिया क्या फॉर्मिंग मेंबर था, क्या इंडिया बाद में ज्वाइन किया और इंडिया का रोल क्या है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के हिसाब से एक फॉर्मेशन ऑफ G20 क्यों हुआ था। तो 1999 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, जिसके चलते G7 फेल कर गया था और फिर ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ का एक मेंबरशिप बनाया गया कोऑर्डिनेशन के लिए, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर मैनेज करने के लिए। 1999 में यहीं से शुरू होता है G20 का सफ़र। इसमें फॉर्मिंग मेंबर्स 19 कंट्रीज़ है और यूरोपियन यूनियन एक 20th मेंबर है। यहाँ पे हो गया हमारा फॉर्मेशन कैसे हुआ। उसके बाद इसमें फॉर्मिंग मेंबर्स भी यहाँ हो गया। अब करंट मेंबर्स में 20 कंट्रीज़ यही है जो पहले थे, इंडिया इसका फॉर्मिंग मेंबर था। यहाँ पे और भी कुछ कुछ अगर आपके पास डिटेल्स है तो यहाँ लिख सकते हैं। नाउ दूसरा चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव क्या है G20 का। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ये G20 का ये काम है। दूसरा काम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन, क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा ट्रेड वॉर चलता रहता है, तो ग्लोबल कोऑपरेशन फाइनेंशियली सारे कंट्री का ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें G20 काम करता है। तीसरा चीज़ है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हो सकता है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि श्रीलंका फाइनेंशियल इंस्टेबल हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया है, बांग्लादेश का भी वही हाल है। तो ये सारे सिचुएशन में जो G20 कंट्रीज़ है, ये इन लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को कैसे उभार सकते हैं, या फिर इन कंट्रीज़ को जिनका फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब हो गया उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सब के बारे में G20 के मेंबर्स डिस्कस करते हैं, जिससे कि ग्लोबल इम्पैक्ट ना पड़े। इसके बाद अगला चीज़ हम देखना चाहेंगे जो हमें आंसर में लिखना होगा, इंडिया एंड G20। इतना ज़रूर तक हमें एक इंट्रोडक्शन टाइप का देना है, 2-3 पैराग्राफ। इसके बाद हमें जो क्वेश्चन पूछा है इंडिया एंड G20, इसके बारे में हमें लिखना है डिटेल में। तो इंडिया का क्या रोल रहा है। तो इंडिया वर्ल्ड बैंक और IMF के रिफॉर्म्स को हमेशा सपोर्ट किया है। इंडिया ने NAM, IPSA और ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रेज़ किया है। और इंडिया का अगर सेकेंड पॉइंट कर सकते हैं तो उस इंडिया ने प्रोटेक्शनिज़म एंड कंजर्वेटिज़म को अपोज़ किया है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ प्रोटेक्शनिज़म का यूज़ कर रहे थे, जिसके वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे नहीं बेच पा रहे थे। तो इंडिया ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया G20 में। और इंडिया हमेशा लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के फाइनेंशियल क्राइसिस में हमेशा से एक लीडिंग रोल निभा रहा है, ताकि उनको फंडिंग मिल सके और उनका क्राइसिस दूर हो सके। और ये 2023, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिला है G20 होस्ट करने का, और इसके तहत 200 से ज़्यादा मीटिंग शेड्यूल्ड है G20 का इंडिया में। तो और भी अगर आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स अगर आपके पास है तो आप यहाँ और भी लिख सकते हैं G20 में इंडिया का क्या रोल रहा है। जैसे कि हेल्थ के सेक्टर में इंडिया G20 कंट्रीज़ को और भी बाकी सारे कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड किया, या फिर क्लाइमेट चेंज में जो $100 बिलियन का फंड है वो किस तरह से इंडिया उसके लिए उसको प्रमोट करने के लिए बाकी G20 कंट्रीज़ पे प्रेशर डाल रहा है। और ग्लोबल इकनॉमी मैनेज करने के लिए कैसे इंडिया का क्या रोल है अभी G20 के थ्रू, वो इंडिया कैसे एक ग्लोबल लीडर बन के
फाइनेंशियल लीडर बन के G20 में एक अहम भूमिका निभा रहा है। और इसके बाद जो हमारा कंक्लूज़न होगा, जो इंडिया का प्रायोरिटी है, वो है जो G20 के थ्रू इंडिया मीट करना चाहता है, इंक्लूसिव, इक्विटेबल, सस्टेनेबल ग्रोथ। और दूसरा पॉइंट जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ। थर्ड हम कह सकते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट। फोर्थ हम पॉइंट कह सकते हैं डिजिटल एंड टेक एनेबल डेवलपमेंट फॉर हेल्थ, एजुकेशन एंड कॉमर्स। यहाँ पे कॉमर्स का मतलब सारा ट्रेड एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सब कुछ आ गया। फोर्थ है क्लाइमेट फाइनेंसिंग, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबको पता है, और क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत ज़रूरी है क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए। इसके बाद कल्चर और टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए भी G20 का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है इंडिया। और इसके आगे अगर हम कह सकते हैं तो मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स, मल्टी सेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये सारे चीज़ के लिए भी इंडिया G20 प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आप कंक्लूजन में इतना लिख सकते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि फुल फ्लेज्ड आंसर लिखा हुआ आपको मिले, तो उसके लिए भी एक लिंक क्रिएट करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से आप पूरा नोट्स देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।